नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी विषय पर बात करने वाले हैं, विटामिन्स। ये छोटे-छोटे तत्वों पर हमारी सेहत के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं ना? बिल्कुल। अक्सर हम इन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, पर इनके बिना शरीर का काम चलना मुश्किल है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, वो विटामिन्स, संपूर्ण जानकारी और उनके लाभ नाम के स्रोत से आई है। आज कोशिश रहेगी कि हम सिर्फ बेसिक बातें न दोहराएं, बल्कि इस जानकारी से कुछ गहरी बातें, कुछ सोचने वाले पहलू निकालें। सही कहा। सिर्फ क्या नहीं, बल्कि क्यों और कैसे पर भी थोड़ी बात हो। मुझे हमेशा ये सोचकर हैरानी होती है कि इतने सूक्ष्म मतलब माइक्रो लेवल के यौगिक शरीर के इतने सारे बड़े-बड़े काम कैसे संभालते हैं। कमाल है। हाँ, ये शरीर की केमिस्ट्री का जादू है एक तरह से। ठीक है, तो चलिए इस पर और गहराई से बात करते हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। हम सब जानते हैं विटामिन कार्बनिक यौगिक हैं, शरीर को चाहिए पर बहुत कम मात्रा में, और हम खुद बना नहीं सकते तो खाने से लेना पड़ता है। हाँ, और ये कम मात्रा वाली बात बहुत जरूरी है। क्यों? मतलब ये क्यों इतनी खास है? देखिए, कम चाहिए इसका मतलब ये नहीं कि ये कम जरूरी है। ये इसेंशियल है, अनिवार्य। मतलब इनके बिना गुजारा नहीं। और क्योंकि कम मात्रा में चाहिए, इनकी कमी होना भी आसान हो सकता है अगर डाइट ठीक ना हो। अच्छा, तो ये अनिवार्य वाला पहलू अहम है। बिल्कुल। ये सिर्फ अच्छे नहीं, ये जरूरी है शरीर की मशीनरी चलाने के लिए। ठीक है, अब इन्हें समझने का एक तरीका है इनकी घुलनशीलता। स्रोत दो तरह के विटामिन बताता है ना, फैट सॉल्युबल और वाटर सॉल्युबल। जी हाँ, वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। और ये सिर्फ किताबी बात नहीं है, इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। कैसे, जरा समझाएंगे? देखिए, जो वसा में घुलनशील है, विटामिन ए, डी, ई और के, वो हमारे शरीर के फैट टिश्यू मतलब वसा ऊतकों और लिवर में जमा हो सकते हैं। जमा हो सकते हैं मतलब शरीर इन्हें स्टोर कर सकता है। हाँ, एक तरह का बैंक बना लेता है शरीर भविष्य के इस्तेमाल के लिए। लेकिन फिर इसका दूसरा पहलू भी होगा, जैसा स्रोत में इशारा है। बिल्कुल। अगर ये जमा हो सकते हैं तो जरूरत से ज्यादा लेने पर ये शरीर में इकट्ठे होकर खतरनाक लेवल तक पहुंच सकते हैं, जिसे हम टॉक्सिसिटी या विषाक्तता कहते हैं। ओह, तो ज्यादा लेना भी ठीक नहीं? हाँ, खासकर बिना डॉक्टरी सलाह के सप्लीमेंट लेने पर यह खतरा रहता है। अच्छा, और दूसरे वाले पानी में घुलनशील? वो है विटामिन सी और सारे बी कॉम्प्लेक्स विटामिन। जैसा नाम से ही जाहिर है, ये पानी में घुलते हैं। तो ये जमा नहीं होते? नहीं, शरीर इन्हें स्टोर करके नहीं रखता। जो भी अतिरिक्त मात्रा होती है वो आमतौर पर पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनकी टॉक्सिसिटी का खतरा कम है। हाँ, तुलनात्मक रूप से कम है। लेकिन इनकी कमी होने का खतरा शायद ज्यादा है, क्योंकि इन्हें रोज लेना पड़ता है। सही पकड़ा आपने। यहाँ निरंतरता मतलब रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। शरीर के पास इनका कोई बड़ा स्टॉक नहीं होता, इसलिए रोज के खाने पीने से ही इनकी पूर्ति करनी पड़ती है। यहीं पर रोज की डाइट और उसमें वैरायटी का महत्व समझ आता है ना? बिल्कुल। यहीं से हमारी रोजमर्रा की आदतें और खाने की विविधता का रोल शुरू होता है। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि ये दोनों तरह के विटामिन्स का मैनेजमेंट शरीर अलग-अलग तरीके से करता है। हाँ, ये शरीर का अपना इंटेलिजेंस है। चलिए, अब कुछ खास विटामिन्स पर आते हैं। स्रोत में कई का जिक्र है, कोशिश करते हैं उनके बारे में कुछ अहम बातें निकालने की। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। शायद पहले वसा घुलनशील वालों से शुरू करें। ए, डी, ई, के। हाँ, ठीक रहेगा। विटामिन ए से शुरू करते हैं, रेटिनॉल। विटामिन ए आंखों के लिए गाजर वाला विटामिन। हाँ, वो तो सबसे आम बात है। आंखों की रोशनी, खासकर कम रोशनी में देखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन स्रोत इसके दूसरे कामों पर भी जोर देता है, जैसे हमारा इम्यून सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता और त्वचा का स्वास्थ्य। अच्छा, इम्यून सिस्टम और त्वचा भी। और इसकी कमी से सिर्फ रतौंधी नहीं होती, स्रोत कहता है त्वचा भी रूखी हो जाती है। जी, ये दिखाता है कि एक ही विटामिन कितने अलग-अलग सिस्टम्स पर असर डालता है। स्रोत इसके सोर्सेज भी बताता है, गाजर, शकरकंद, पालक, कद्दू, अंडे। हाँ, अब ये सब तो आसानी से मिल जाते हैं। और एक बात और है, विटामिन ए हमें दो तरह से मिल सकता है। या तो सीधे रेटिनॉल के रूप में, जो जानवरों से मिलने वाले खाने में होता है, जैसे अंडा या लिवर। हाँ, या फिर कैरोटीनॉइड्स के रूप में, जैसे बीटा कैरोटीन, जो पौधों में होता है, गाजर, पालक वगैरह में।
हमारा शरीर फिर इस बीटा कैरोटीन को विटामिन ए में बदलता है। अच्छा, मतलब शरीर को थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है पौधों वाले स्रोत से। हाँ, और ये कन्वर्जन सबकी बॉडी में एक जैसा नहीं होता। दिलचस्प। अब आते हैं विटामिन डी पर। कैल्सीफेरॉल हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम सोखने में मदद करता है। हाँ, बिल्कुल। ये कैल्शियम का गेट कीपर है एक तरह से। इसके बिना खाया हुआ कैल्शियम शरीर ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। और स्रोत? इसका सबसे अनोखा सोर्स बताता है सूरज की रोशनी। ये तो कमाल की बात है। हाँ, ये बहुत अनोखा है। हमारी त्वचा सूरज की अल्ट्रावायलेट बी किरणों की मदद से विटामिन डी बना सकती है। लेकिन आजकल धूप लेता कौन है इतनी, सब तो अंदर रहते हैं। यही तो बात है, यहीं पर समस्या आती है। हमारी जीवन शैली बदल गई है। ज्यादातर काम इंडोर, बाहर निकलते हैं तो सनस्क्रीन लगाकर। नतीजा, धूप वाले देशों में भी जैसे भारत में विटामिन डी की कमी बहुत आम हो गई है। अरे, तो ये सिर्फ खाने की नहीं, लाइफस्टाइल की भी बात है। बिल्कुल, और इसीलिए आजकल फोर्टिफाइड फूड्स का चलन बढ़ा है। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ जिनमें विटामिन डी अलग से मिलाया गया हो, जैसे दूध, जूस, अनाज। स्रोत भी इनका जिक्र करता है। हाँ, ये एक तरह का पब्लिक हेल्थ सोल्यूशन बन गया है। बिल्कुल। अगला है विटामिन ई, टोकोफेरॉल। स्रोत इसे एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट कहता है। ये एंटीऑक्सीडेंट शब्द बहुत सुनने में आता। आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? देखिए, हमारे शरीर में जब ऊर्जा बनती है या दूसरे केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो कुछ अस्थिर मॉलिक्यूल बनते हैं जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ये थोड़े बदमाश किस्म के होते हैं। बदमाश कैसे? अगर ये ज्यादा हो जाए तो हमारी कोशिकाओं को, सेल्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। समझिए जैसे लोहे में जंग लगता है ना, कुछ वैसा ही असर कोशिकाओं पर करते हैं। ओह। विटामिन ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स इन फ्री रेडिकल्स को पकड़कर शांत कर देते हैं, निष्क्रिय कर देते हैं। मतलब ये हमारी कोशिकाओं को उस जंग लगने से, उस डैमेज से बचाते हैं। वाह, ये जंग वाला उदाहरण बढ़िया था। तो विटामिन ई हमारी कोशिकाओं का बॉडीगार्ड है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। खासकर कोशिका की बाहरी झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन को बचाने में इसका बड़ा रोल है। और इसके स्रोत बताता है बादाम, सूरजमुखी के बीज, पालक, एवोकाडो। हाँ, नट्स, सीड्स, हरी पत्तेदार सब्जियां इसके अच्छे स्रोत हैं। और इसकी कमी से मांसपेशियों में कमजोरी या नर्व प्रॉब्लम हो सकती है। जी। वसा घुलनशील में आखिरी है विटामिन के, फाइलोक्विनोन। स्रोत का कहना है इसका मुख्य काम है खून का थक्का जमाना। ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? मतलब बहुत सीधा और बहुत जरूरी है। सोचिए, आपको चोट लगती है, खून बहने लगता है, थोड़ी देर में वो अपने आप रुक जाता है ना? हाँ, अक्सर रुक जाता है। वो कोई जादू नहीं है, वो विटामिन के और खून के थक्के जमाने वाले कुछ और फैक्टर्स की वजह से होता है। ये मिलकर एक प्लग बनाते हैं जहां से खून बह रहा होता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो ये प्लग ठीक से नहीं बनेगा और खून बहना रुकेगा नहीं या बहुत देर से रुकेगा। अरे बाप रे, मतलब ये तो जान बचाने वाला विटामिन हुआ। बिल्कुल, छोटी सी चोट भी गंभीर हो सकती है इसकी कमी से। स्रोत हरी पत्तेदार सब्जियों को इसका अच्छा स्रोत बताता है, पालक, पत्ता गोभी वगैरह। हाँ, हरी सब्जियां इसका मुख्य स्रोत हैं। स्रोत ये भी कहता है कि ये हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। ये बात शायद कम लोग जानते हैं। जी हाँ, खून के थक्के जमाने वाली भूमिका तो इसकी सबसे जानी मानी है, लेकिन ये हड्डियों में कुछ खास प्रोटीन बनाने में भी मदद करता है जो कैल्शियम को हड्डी से जोड़ने के लिए जरूरी हैं। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये फिर वही बात दिखाता है कि एक विटामिन के कई काम हो सकते हैं। बिल्कुल, पोषक तत्व मल्टीटास्कर होते हैं अक्सर। चलिए अब पानी में घुलनशील विटामिन की तरफ चलते हैं और सबसे पहले सबसे मशहूर विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड। हाँ, विटामिन सी तो सबका फेवरेट लगता है। हाँ, खट्टे फल, संतरा, नींबू, आंवला और इम्यूनिटी। सर्दी जुकाम हुआ नहीं कि लोग विटामिन सी लेने लगते हैं। हाँ, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में इसका रोल है, ये बात सही है। लेकिन स्रोत इसके दो और बहुत महत्वपूर्ण काम बताता है। अच्छा, कौन से? एक तो घाव भरना और दूसरा आयरन यानी लौह तत्व का अवशोषण। घाव भरना, वो कैसे? विटामिन सी का घाव भरने से क्या लेना देना? बहुत गहरा लेना देना है। हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है कोलेजन। ये हमारी त्वचा, हड्डियों, कार्टिलेज, खून की नलियों सबका मुख्य ढांचा बनाता है। समझिए कि ये शरीर का सीमेंट है। ओके। विटामिन सी इस कोलेजन को बनाने के लिए अनिवार्य है। तो जब चोट लगती है और नए टिश्यू बनने होते हैं तो कोलेजन चाहिए और कोलेजन के लिए विटामिन सी चाहिए।
तो सीधे सीधे ये मरम्मत के काम में शामिल है। अरे वाह, ये तो पता नहीं था। और आयरन वाला क्या मामला है? वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमें खाना खाने से 2 तरह का आयरन मिलता है, एक हीम आयरन जो मांस मछली से मिलता है और दूसरा नॉन हीम आयरन जो पौधों से मिलता है, जैसे दालें, पालक वगैरह। हाँ। हमारा शरीर हीम आयरन को तो आसानी से सोख लेता है, पर नॉन हीम आयरन को सोखना मुश्किल होता है। विटामिन सी इस नॉन हीम आयरन को एक ऐसे रूप में बदल देता है जिसे शरीर आसानी से सोख सके, इस्तेमाल कर सके। बाल है तो मतलब अगर पालक खा रहे हैं तो साथ में नींबू निचोड़ना सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि आयरन के बेहतर एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण के लिए भी अच्छा है। बिल्कुल, खासकर शाकाहारियों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका आयरन का मुख्य स्रोत पौधे ही होते हैं। वाह, ये तो बड़ी काम की बात है। स्रोत में शिमला मिर्च और स्ट्रॉबेरी का भी जिक्र है विटामिन सी के लिए। और कमी से स्कर्वी होता है जिसमें मसूड़ों से खून आता है। हाँ, स्कर्वी तो अब बहुत कम होता है, पर हल्की कमी भी थकान या इम्यूनिटी कमजोर होने के रूप में दिख सकती है। ठीक है। और आखिर में आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पर। स्रोत कहता है ये एक नहीं 8 विटामिन का ग्रुप है। B1, B2, B3, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। हाँ, बी विटामिन का परिवार थोड़ा बड़ा है। इनको एक साथ कॉम्प्लेक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अक्सर शरीर में मिलकर काम करते हैं, खासकर हमारे मेटाबॉलिज्म में, यानी भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया में। अच्छा, तो ये टीम की तरह काम करते हैं। हम भी थोड़े अलग अलग हैं। जी, हर एक का अपना विशेष काम है। जैसे B1 ऊर्जा मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, B2 कोशिकाओं की ग्रोथ के लिए, B3 पाचन और त्वचा के लिए, B6 दिमाग और इम्यून सिस्टम के लिए और B12 लाल रक्त कोशिकाएं बनाने और नर्वस सिस्टम के लिए। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। लाल रक्त कोशिकाएं, नर्वस सिस्टम, मतलब B12 बहुत जरूरी है। हाँ, B12 बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा स्रोत इशारा करता है, ये मुख्य रूप से एनिमल प्रोडक्ट्स, मांस, मछली, अंडे, दूध में पाया जाता है। तो फिर शाकाहारियों और वीगन्स को? उनको इसका खास ध्यान रखना होता है। या तो फोर्टिफाइड फूड्स लेने पड़ते हैं या फिर सप्लीमेंट्स, वो भी डॉक्टरी सलाह से। B12 की कमी से अनीमिया और नसों की गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। और बाकी बी विटामिन के स्रोत साबुत अनाज, मांस मछली, अंडे, दूध उत्पाद बताता है। हाँ, ये काफी चीजों में मिलते हैं। साबुत अनाज, दालें, फलियां, नट्स, सीड्स, हरी सब्जियां। और इनकी कमी से भी अलग अलग बीमारियां होती हैं। बेरी B1 की कमी से, पेलागरा B3 की कमी से, एनीमिया B12 या B6 फोलेट की कमी से। जी, तो इससे एक महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि इतने सारे अलग अलग बी विटामिन की जरूरत कैसे पूरी की जाए? क्या कोई एक गोली है? हाँ, गोली तो है। मतलब बी कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट आते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका फिर वही है जिस पे हम पहले बात कर रहे थे, विविध आहार। बिल्कुल, एक बैलेंस्ड और वेरीड डाइट जिसमें अलग अलग तरह के अनाज हों, दालें हों, सब्जियां हों, फल हों, नट सीड्स हों। अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो वो भी शामिल हों। जब आप इतनी वैरायटी खाते हैं तो ज्यादातर बी विटामिन अपने आप मिल जाते हैं। कोई एक सुपर फूड नहीं है जिसमें सब कुछ हो। सही बात है, वैरायटी ही कुंजी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अगर हम स्रोत से कुछ मुख्य व्यावहारिक बातें निकालें तो क्या होंगी? पहली तो यही जो आपने अभी कही, बैलेंस्ड और वेरिएड डाइट सबसे जरूरी है। हाँ, भोजन हमेशा पहला स्रोत होना चाहिए। सप्लीमेंट्स के बारे में स्रोत का क्या नजरिया है? स्रोत बिल्कुल साफ कहता है, सप्लीमेंट्स तभी लें जब डॉक्टर कहे, खुद से न शुरू करें। खासकर वसा घुलनशील विटामिन A, D, E, K के मामले में बहुत सावधान रहें, क्योंकि उनकी अधिकता जहरीली हो सकती है। ये बहुत जरूरी चेतावनी है। आजकल लोग बहुत आसानी से सप्लीमेंट्स लेने लगते हैं बिना डॉक्टर से पूछे, ज्यादा अच्छा है सोचकर। पर विटामिन के मामले में ये सोच खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल, ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता। और एक तीसरी बात जो स्रोत ने उठाई वो भी मुझे काफी प्रैक्टिकल लगी, खाना पकाने का तरीका। हाँ, ये भी अहम है। पानी में घुलनशील विटामिन जैसे सी और कुछ बी विटामिन गर्मी से नष्ट हो सकते हैं। मतलब अगर सब्जी को बहुत ज्यादा देर तक उबाल दिया या पका दिया तो उसके कुछ विटामिन खत्म हो सकते हैं। जी हाँ, पानी में घुल भी जाते हैं और गर्मी से टूट भी जाते हैं। तो हम क्या खा रहे हैं ये तो जरूरी है ही, पर उसे कैसे पका रहे हैं ये भी मायने रखता है। शायद हल्का पकाना, स्टीम करना या कच्चा खाना जैसे सलाद कुछ विटामिन को बचाने में बेहतर हो सकता है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें तो यही कि विटामिन हमारी सेहत की मशीनरी के वो छोटे मगर बेहद जरूरी पुर्जे हैं जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। सही कहा।
और इन्हें पाने का सबसे अच्छा, सबसे सुरक्षित और टिकाऊ तरीका है एक रंग-बिरंगा, विविध और संतुलित आहार। बिल्कुल सहमत हूँ। और इस पूरी बातचीत से ना मेरे मन में एक और सवाल या कहीं एक विचार आ रहा है। बताइए। ये स्रोत में सीधे सीधे शायद नहीं कहा गया, पर इसकी बातों से निकलता है। हम विटामिन के स्रोतों की बात करते हैं, खाना पकाने के असर की बात करते हैं, लेकिन क्या असली चुनौती सिर्फ ये जानना है कि हमें क्या खाना चाहिए, या कुछ और भी है? या ये भी समझना है कि जो हम खा रहे हैं उसमें से हमारा शरीर वास्तव में कितना सोख पा रहा है, उसे इस्तेमाल कर पा रहा है? जैसे बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। हाँ, बायो अवेलेबिलिटी। मतलब भोजन में विटामिन होना एक बात है और शरीर का उसे इस्तेमाल कर पाना दूसरी बात। ये हमारे पाचन तंत्र के स्वास्थ्य पर, हम उस विटामिन के साथ और क्या खा रहे हैं उस पर, और हमारी अपनी व्यक्तिगत शारीरिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। हाँ। तो शायद हमें सिर्फ फूड लिस्ट देखने से आगे बढ़कर भोजन की पूरी गुणवत्ता और शरीर की उसे ग्रहण करने की क्षमता, इन दोनों पर ध्यान देना होगा। ये थोड़ा और गहरा सोचने वाली बात है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि सिर्फ थाली में क्या है वो काफी नहीं, शरीर उसका क्या कर पा रहा है ये भी उतना ही महत्वपूर्ण है। बहुत दिलचस्प पॉइंट उठाया आपने। शुक्रिया। खैर, विटामिन्स की इस दुनिया